हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन पे। यह है नागराज कॉमिक्स इच्छाधारी। तो चलिए आज के इस अमेजिंग कॉमिक को शुरू करते हैं। नागराज की असाधारण शक्तियाँ कई हैं, जिनमें से है सर्पसेना, सर्परसी, विषफुंकार, विषदंश, दीवारों पर चढ़ सकने वाली शक्ति, हजारों नागों की शारीरिक शक्ति, सम्मोहन शक्ति और साथ ही में इच्छाधारी शक्ति। और इन शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी यानी कि इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण करने की शक्ति। लेकिन नागराज ने इस शक्ति का प्रयोग न करने की शपथ खाई है, और इस शपथ को उसने सिर्फ एक बार ही तोड़ा है, और वह भी अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों की रक्षा के लिए। परंतु नागराज ने ऐसी शपथ क्यों ली? आज इसी शपथ के कारण नागराज की जान जाएगी, क्योंकि अगर नागराज को अपने दुश्मन को हराना है तो उसे बनना ही होगा इच्छाधारी। नागराज की शक्तियों के बारे में गुंडे और अपराधी तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आम जनता को ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, और इसलिए भारतीय न्यूज़ चैनल ने नागराज की इंटरव्यू पर आधारित इस प्रोग्राम को बनाया है, जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है। हाँ भारती, मेरी कलाओं से नागसेना भी निकलती है और नागरस्सी भी। मैं इन दोनों शक्तियों का परिस्थितियों के अनुसार ही उपयोग करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ मारक हथियार भी हैं, जैसे नागफनी सर्प, जो अधिकतर चीज़ों को काट सकते हैं, किसी गर्दन को भी। मेरी विष फुंकार भी सभी जीवित प्राणियों के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मैं किसी को बेहोश कर सकता हूँ या मार भी सकता हूँ। वाह, इसके अलावा और कौन सी मारक शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास नागराज? मेरा विषदंत भारती, यह मेरा सबसे खतरनाक हथियार है। अगर मैं किसी भी जीवित प्राणी को काटकर उसके शरीर में अपना विष पहुंचा दूं, तो उसका शरीर गल जाएगा। नागराज, यह तो नागराज है। इस प्रोग्राम का भारतीय चैनल से सीधा प्रसारण हो रहा है, और भारतीय चैनल का स्टूडियो यही महानगर में ही है, यानी नागराज महानगर में ही है। और मैं इतने दिनों तक राजनगर में उसको ढूंढ ढूंढ कर अपना समय खराब करता रहा। इसके अलावा मेरे पास कुछ और शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि दीवारों पर दीवार पर चढ़ सकने की शक्ति। इसके ज़रिए मैं छत पर भी चिपक सकता हूँ। और मेरी महाशक्ति है सम्मोहन की शक्ति। इसके ज़रिए मैं किसी को भी सम्मोहित कर सकता हूँ, अपने आप को भी, खुद को भी। वह कैसे? अगर मैं शीशे में अपने ही आँखों में आंखें डालकर अपने आप को सम्मोहित करके कोई आदेश दूँ, तो मैं खुद अपने ही उस आदेश का पालन करने पर बाध्य होऊंगा। आश्चर्यजनक बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारी एक शक्ति और है नागराज, एक महाशक्ति, तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। तुम अब उसका उपयोग क्यों नहीं करते? नागराज, क्या हो तुमको? ट्रांसमिशन रोक दो, रुकावट वाला स्पॉट लगा दो जल्दी। अचानक तबीयत खराब हो गई नागराज की। परवाह नहीं, अब तो मुझे नागराज का पता चल ही गया है। अब मैं इसको वहाँ पर बुलाऊंगा जहाँ पर यह इच्छाधारी रूप रखने पर मजबूर हो जाए। पर अभी मैं इसके सामने नहीं आऊँगा। पहले चेक करूँगा कि इसके पास कोई नई शक्ति तो नहीं आ गई है। उसको देख रही है छुरिया, कैसा लगता है? अच्छा शिकार है। चल इसे घेर कर पीछे गली में ले जाकर लौटता है। अगर तू चाहता है कि तेरी जान तेरे बदन के पिंजरे के अंदर ही रहे, तो चुपचाप हमारे साथ पीछे गली में आ जा। चलो। और पीछे वाली गली में। इसकी जेबें तो खाली ही हैं। दे गोली। तो इसका कोट पैंट उतार ले। 200-250 में तो बिक ही जाएंगे। वो तो मैं तुमको इनाम में दूंगा, अगर तुम मेरी सूरत देखकर अपने पैरों पर खड़े रह पाओ, या मेरा असली रूप देखने के बाद अपने होशो हवास कायम रख पाओ। चूरिया भाग! भागोगे कहाँ? सीथ्रू से बचकर कहाँ भागोगे? यहाँ पे सीथ्रू ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके हवा में से ही एक प्राणी को बनाया है, जिस वजह से दोनों गुंडे ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सके, और अपना काम करने के बाद वह प्राणी भी धूल धूल होकर हम में बिखर गया।
इन मच्छरों पर मुझे अपनी शक्ति व्यर्थ करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इतने दिनों बाद शक्ति आजमाने का मौका मैं छोड़ भी तो नहीं सका। अब समय आ गया है नागराज से वह शक्ति छीनने का जो मुझे मेरा शरीर वापस दे सकती है, उसकी इच्छाधारी शक्ति। और उसके लिए मैं ढूंढूंगा एक ऐसा हमलावर जो नागराज को इच्छाधारी रूप में आने के लिए मजबूर कर दे। और भारती चैनल के स्टूडियो में, फिक्र मत करो भारती, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तुमको हुआ क्या था नागराज? कुछ नहीं भारती, लेकिन मुझे खेद है कि मेरी वजह से तुम्हारा फेस टू फेस प्रोग्राम अधूरा रह गया। उसको तो हम कल सुबह भी दिखा सकते हैं। अभी तुमको भी महानगर में अपनी रात की गश्त लगानी है और मुझको भी कल सुबह पुरानी नगरी जाने की तैयारी करनी है। पुरानी नगरी? यह कहाँ पर है? ओह, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि महानगर में आए हुए तुम्हें अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। महानगर की दक्षिणी सीमा के लगभग 5 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा पथरीला इलाका है, चट्टाने से भरा हुआ। वहीं पर कुछ पुरातत्ववेताओं को लगभग 3000 साल पुरानी एक प्राचीन नगरी के खंडर मिले हैं। उसी को पुरानी नगरी कहते हैं। हम उसी पुरानी नगरी पर एक फिल्म बना रहे हैं। थोड़ी सी शूटिंग बाकी है जो खत्म हो जाएगी। ओह, यानी वह वीरान जगह अब अच्छी खासी टूरिस्ट प्लेस बन गई है। नहीं नहीं, वह जगह वीरान नहीं है। वहाँ पर 2-3 कबीले रहते हैं और चट्टानों के बीच में रहती है कुछ विशालकाय प्रागैतिहासिक छपकलियाँ। उन कबीले वालों ने उन छपकली को पालतू बना लेने की कला सीख रखी है। वे अपना सारा भारी काम उनसे ही करते हैं। कमाल है, पुरानी नगरी सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगती है और ख़तरनाक भी। दिलचस्प तो है, पर ख़तरनाक बिल्कुल नहीं। वे कबीले वाले बहुत सीधे स्वभाव के हैं और उनके साथ रहो तो छिपकलियों का भी डर नहीं होता। पिछले 2 सालों में 1000 लोग पुरानी नगरी जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई दुर्घटना सुनने में नहीं आई। ओके भारती, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। नागराज को अगली सुबह भारती से मिलना तो था, लेकिन स्टूडियो में नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि अगली सुबह क्रिंग 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 सिंग 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 सिंग। ऑफ, यह सुबह सुबह राज को कौन याद कर रहा है? यह फ़ोन राज के लिए नहीं, बल्कि नागराज के लिए था। हेलो नागराज, मैं भारती हूँ, पुरानी नगरी से अपने मोबाइल फ़ोन पर बोल रही हूँ। क्या हुआ भारती? हमको कुछ कबीलों वालों ने बंधक बना लिया है और हमसे तुमको बुलाने को कहा है। मुझे वे मेरे बारे में कैसे जान गए पता नहीं। हम एक ऊंची चट्टान पर है। हमारी जीप ठीक चट्टान के बगल में खड़ी है। तुमको उसी से हमारा पता। वश, खो तुम बहुत, खो तुम। भारती 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 मुसीबत में है। मुझे तुरंत पुरानी नगरी पहुंचना होगा, लेकिन रास्ते में मुझे पुलिस को सूचित करते हुए जाना चाहिए। शायद कबीले वालों के खिलाफ मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। नागराज ने पुरानी नगरी की तरफ रवाना होने में पल भी व्यर्थ नहीं किए। नागराज पुलिस को सूचित करता हुआ शीघ्र ही पुरानी नगरी पहुंच गया। पुरानी नगरी तो यही लगती है। अब उस ऊंची चट्टान की तलाश की जाए जिसके पास भारतीय कम्युनिकेशंस की जीप खड़ी है। इस पर वे कबीले वाले बाहर। यह रही वह चट्टान। ओह, यह तो अद्भुत चट्टान है। इस पर तो चढ़ पाना असंभव है। इस पर वे कबीले वाले भारती को लेकर चढ़े कैसे होंगे? खैर, अच्छा हुआ कि भारती ने पुलिस के बजाय मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे लिए इस चट्टान पर चुपचाप ऊपर चढ़ना बाएं हाथ का काम है। दीवारों पर हाथ जमा कर चढ़ लेने वाला नागराज चट्टान पर चिपक चिपक कर ऊपर चढ़ने लगा, और इससे पहले कि आदिवासियों को भनक भी लग पाती, नागराज उन पर टूट पड़ा था। कबीले वालों ने जवाबी हमला तो ज़रूर किया, लेकिन वे हमले नागराज पर बेअसर थे। लेकिन नागराज के वार आदिवासियों को चित करने के लिए काफ़ी थी। कुछ ही देर में सारे पहरेदार बेहोश पड़े हुए थे। नागराज, भारती, तुम तो कहती थी कि ये कबीले वाले बड़े भले हैं, फिर इन लोगों ने तुमको बंधक क्यों बनाया? यह कह रहे थे कि इनको देवता ने कहा है
कि हमको पकड़कर नागराज को बोला, देवता ने? कैसा देवता? देवता जिसका सिर्फ सिर दिखता है, आदमी की खोपड़ी जैसा सिर। देवता का हुलिया सुनते ही नागराज की आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ सिर वाला देवता? ओह, पर ये आदिवासी और तुम लोग ऊपर कैसे चढ़े? इस चट्टान पर तो चढ़ पाना असंभव काम है। तो हमारे लिए होगा नागराज, लेकिन उन प्रागैतिहासिक छिपकलियों के लिए नहीं जो इन चट्टानों के ऊपर ही रहती। ये कबीले वाले उन छिपकलियों को सदा सकते हैं। ये आदिवासी हमको एक ऐसी छिपकली के ऊपर बैठा कर यहाँ तक लाए हैं। ओह, वह छिपकली इस वक्त कहाँ है? छिपकली यहाँ पर है नागराज, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ोगे। हे देवकाल जी, यह तो हार्नेट रोड है। एक खतरनाक छिपकली और साथ ही साथ यह विशालकाय भी है, और यह मुझ पर यह हमला करने आई है। भारती, पीछे हो जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। ये एक ट्रेंड छिपकली है, यानी अगर इसके ट्रेनर को मैं रास्ते से हटा दूँ तो इस छिपकली को इशारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अब ये छिपकली, ओह, इस पर तो ट्रेनर के बेहोश होने का कोई असर नहीं हुआ। शायद इसको मुझ पर हमला करने के लिए पहले से ट्रेन किया जा चुका है। यहाँ पे नागराज ने अपनी विष फुंकार छोड़ी। अब मुझे पलट कर इस पर हमला करना ही होगा। मेरे विष फुंकार का इस पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। यह छिपकली खुद भी जहरीली होती है, इसलिए इस पर मेरे विष का असर एक विषहीन प्राणी की तुलना में देर से होगा। सर्प सेना का प्रयोग करना पड़ेगा, और तब तक इसका भारी पंजा मेरी खोपड़ी को तोड़कर मुझे यहाँ से तो क्या इस दुनिया से ही रुखसत कर देगा। जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही हुआ। मेरी नाग सेना इसके कटीले शरीर का सामना कर पाने में असमर्थ। इसके लिए मुझे भी सहारा लेना होगा अपने कटीले हथियारों का, यानी नागफनी सर्प को, जिनके कटीले शरीर इस छिपकली के शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। लेकिन नागराज की यह उम्मीद भी पानी की बुलबुले की तरह तुरंत खत्म हो गई। नागफनी सर्प हार्नेट टोड के शरीर पर हल्की खराश डालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। मेरी शक्तियाँ बहुत तेज़ी से खत्म हो रही हैं। इस पर सम्मोहन शक्ति असरकार साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे इसकी आंखों में कम से कम 3-4 सेकंड तक देखना होगा, और यह उतनी देर तक स्थिर खड़ा नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूं? आखिरी उपाय इस्तेमाल करके देखता हूं। वैसे भी मेरे पास उस अस्त्र का वार कभी व्यर्थ नहीं जाता, और वह अस्त्र है मेरे विषदंत। तो दोस्तों, इस कॉमिक को यही पे समाप्त करते हैं, इस पार्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइक से ज़्यादा आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, बाकी की वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।